So, hello everyone and welcome you all to another session of the Med classes by Med Mastermind. आज हम एक ऐसा इंटरेस्टिंग मेंबर को एक ऐसे इंटरेस्टिंग मेहमान के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है वो। क्या है ना, उसके बारे में मैं बताऊँ तो क्या है बताओ। तो चलो मैं आज आपको एक ऐसे चोर से मिलवाने वाला हूँ। एक चोर से जो ना तो बंदूक यूज़ करता है, ना गन यूज़ करता है, ना नाइफ यूज़ करता है, ना किसी घर में चोरी करता है। फिर भी हर साल दुनिया भर में लाखों लोगों को अपना शिकार बनाता है। सोचो ज़रा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह चोर हमारे पेट में ही रहकर हमारा खाना हमसे पहले खा लेता है। बाप रे! ऐसा चोर किसी को ना मिले। फिर अ, और क्या है ना, आप पहाड़ों की चोटी तक आप पहाड़ों पर घूमने गए। एक बड़ा वेरी क्या क्रिस्टल क्लियर स्ट्रीम जो झरना उसका पानी पिया। सोचा कि ये तो नेचर का पानी है, साफ होगा, प्योर भी होगा। लेकिन उस पानी के अंदर एक विजिबल इनविजिबल अदृश्य पैसेंजर था। तो कुछ दिनों बाद आपका पेट फूलना शुरू हुआ, बदबूदार, लूज मोशन, वीकनेस, वेट लॉस। तो आप जब डॉक्टर के पास इसके कंसल्टेशन के लिए गए तो डॉक्टर ने बोला कि कंग्रेचुलेशन, आपके पेट में एक स्पेशल गेस्ट आया है। मतलब वो वाला गेस्ट नहीं रहे, अलग वाला गेस्ट आया है और उस गेस्ट का नाम है जियार्डिया लैम्ब्लिया। राइट। तो एक पैरासाइट है जो माइक्रोस्कोप में देखने पर बिल्कुल कार्टून जैसा कैरेक्टर दिखता है। उसके पास 8 फ्लैजेला है, 2 आंखें जैसे स्ट्रक्चर्स है और एक स्माइली फेस जैसा अपीयरेंस है। अगर पैरासाइट्स की दुनिया में ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो तो शायद जियार्डिया कुछ ऊपर द टॉप रैंकिंग वाले कंटेस्टेंट में से एक होगा। लेकिन ये जितना क्यूट दिखता है उतना ही नोटोरियस क्रिमिनल है ये, उसे याद रखना। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ बस। अगर किसी गांव में 11-10 लोग हैं, वो एक ही तालाब का पानी पीते हैं और कुछ दिनों बाद सबको फाउल स्मेलिंग डायरिया हो जाता है, तो फिर कल्प्रिट कौन हो सकता है? बैक्टीरिया, वायरस या कोई इनविजिबल प्रोटोजोन? तो आज हम उसी कल्प्रिट का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो जियार्डिया लैम्ब्लिया इज द पैरासाइट दैट टीचेस अस अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। जो पानी सबसे साफ दिखता है जरूरी नहीं कि वो सबसे सेफ भी हो। जियार्डिया लैम्ब्लिया हमें ये सिखाता है कि जो पानी सबसे साफ दिखता है जरूरी नहीं कि वो सबसे सेफ भी हो। राइट। तो फिर अब मिलते हैं उस माइक्रोस्कोपिक चोर से और जानते हैं ये कौन है, कहाँ रहता है, ह्यूमन बॉडी में कैसे एंटर करता है, डिजीज कैसे प्रोड्यूस करता है और लेबोरेटरी में इसे पकड़ा कैसे जाता है। सो वेलकमिंग यू ऑल टू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ जियार्डिया लैम्ब्लिया, द स्माइलिंग फेस पैरासाइट। सो मूविंग फॉरवर्ड, फर्स्ट मूविंग टू वो कैसे दिखता है, उसका मॉर्फोलॉजी क्या है। अच्छा, जियार्डिया लैम्ब्लिया का वो 2 तरह के स्टेजेस में है। हाँ, वो 2 तरह के स्टेजेस में है कि तो मतलब उसका मॉर्फोलॉजी ऑब्वियसली हम किसी का एक तो वेजिटेटिव या फिर वी आर सीइंग द ट्रोफोजोइड फॉर्म और द वेजिटेटिव फॉर्म। एक है उसका सिस्टिक स्टेज। तो फिर उसका जो ट्रोफोजोइड या वेजिटेटिव फॉर्म है वो कैसा है, उसको देखते हैं। द शेप इज बैडमिंटन रैकेट और द पियर शेप। राइट। बैडमिंटन रैकेट और पियर शेप है। एक फल आता है ना पियर, नाशपाती, बस वही है। फिर उसका साइज कुछ ऐसा है। वो दैट्स इट इज मोटाइल। मोटाइल हमने देखा ना कि 8 फ्लैजेला यानी कि 4 पेयर्स ऑफ फ्लैजेला है। उसका 2 न्यूक्लियस है, 1 ऑन ईच साइड। और वही न्यूक्लियस अभी जो देखा ना कि 2 आंखें जैसा स्ट्रक्चर है, वही है इसका 2 न्यूक्लियस। सिस्ट वॉल तो इसमें नहीं होगा। इसका जो एक्सोस्टाइल है, 2 एक्सोस्टाइल है, जो कि इसका जो एक्सोनिम है वो एक्सोनिम के फ्यूजन से इसका एक्सोस्टाइल बनता है। फिर इसका एक सकिंग डिस्क है विच इज प्रेजेंट ऑन द कॉन्केव सरफेस। और फिर इसका एक एंटीरियर एंड है जो कि ब्रॉड है, एक पोस्टीरियर एंड है जो कि पॉइंटेड है। उसका जो डॉर्सल सरफेस है दैट इज कॉन्वेक्स एंड द वेंट्रल सरफेस विच इज कॉन्केव। राइट। सो फिर इसका अगर हम सिस्टिक स्टेज देखें तो सिस्ट स्टेज वो तो बैडमिंटन या रैकेट शेप हो गया। ये
ये फुटबॉल शेप है, उसका जो सिस्ट या फिर ओवल शेप है, साइज उससे ऑब्वियसली थोड़ा छोटा है। यहाँ पर भी फ्लैजेला प्रेजेंट है, उसका सिस्टिक स्टेज भी मोटाइल है। ले, लेकिन हमने ट्रोफोजोइड स्टेज में देखा था कि उसका 2 न्यूक्लियस है, लेकिन यहाँ पर सिस्टिक स्टेज में उसका 4 न्यूक्लियस है, विच लाइज इन पेयर एट ऑपोजिट पोल, जो 2 जोड़ा बना करके वो ऑपोजिट पोल्स पे रहते हैं। इसका सिस्ट वॉल है, दैट्स वेरी टफ एंड मेड अप ऑफ हाइलिन। इसका भी 2 एक्सोस्टाइल है और इसका भी सकिंग डिस्क प्रेजेंट है। नाउ मूविंग टू द लाइफ साइकिल। अगर इसका लाइफ साइकिल को देखा जाए तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल हु इज द, तो अगर लाइफ साइकिल है मतलब ऑब्वियसली इसका कोई होस्ट होगा, तो होस्ट मतलब या तो कोई डेफिनेटिव होस्ट होगा या फिर कोई इंटरमीडिएट होस्ट होगा। यही तो बात है, एक एक उसका डेफिनेटिव होस्ट होगा और इसका इंटरमीडिएट होस्ट होगा। सो हु इज द डेफिनेटिव होस्ट? ऑब्वियसली it is the human being. So here human being is the definitive host, but there is no requirement of the intermediate host as the life cycle passes in one host only. तो इसका लाइफ साइकिल होता क्या है? इसका ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो मैच्योर सिस्ट रहता है ना, वो मैच्योर सिस्ट दैट पास्ड इन द फेसेस ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, वो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के फीकल मैटर से वो बाहर आता है एंड गेट्स कंटेमिनेटेड विद द फूड एंड ड्रिंक्स। और जब उसी कंटेमिनेटेड फूड और ड्रिंक्स को हम इंजेक्शन करते हैं, हमें होता है इन्फेक्शन, या फिर जो भी इंजेस्ट करता है, फिर वो हमारे अंदर जाता है। हमारे अंदर जाने के मतलब हमने विद द हेल्प ऑफ वाया कंटेमिनेटेड फूड एंड ड्रिंक्स हमने उसको इंजेस्ट किया और हमें हो गया इन्फेक्शन। जैसे ही हमने उसको इंजेस्ट किया, विद इन द 30 मिनट, आधे घंटे के अंदर अंदर द सिस्ट हैचेस आउट इनटू द 2 ट्रोफोजोइड्स। वो सिस्ट हैच होके बड़ा हो गया 2 ट्रोफोजोइड में। फिर क्या हुआ ना, जब सिस्ट 2 ट्रोफोजोइड में कन्वर्ट हो गया, अब उसके बाद क्या होगा, ऑब्वियसली वो अब इंक्रीज होगा, बढ़ता जाएगा। तो फिर अब क्या हुआ ना, बाय बाइनरी फिजन द ट्रोफोजोइड्स गेट मल्टीप्लाइड एंड मल्टीप्लाइड विद इन द इंटेस्टाइन। द मल्टीप्लिकेशन ऑकर इन द इंटेस्टाइन बाय बाइनरी फिजन। फिर व्हेन द कंडीशन इन द ड्यूओडेनम, जब ड्यूओडेनम में कंडीशन अनफेवरेबल हो जाता है कि ट्रोफोजेट फॉर्म के सर्वाइवल के लिए, व्हेन द कंडीशन इन द डुओडेनम बिकम अनफेवरेबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ट्रोफोजेट फॉर्म, एनसिस्टमेंट ऑकर, मतलब वो अब अपने चारों तरफ एक सिस्ट वॉल बना देता है लार्ज इंटेस्टाइन में एंड द मैच, और फिर वो सिस्ट बन के वो सिस्ट फिर से मैच्योर सिस्ट जो है वो फिर से वही इन्फेक्टेड ह्यूमन के फीकल मैटर से बाहर निकल आता है, और फिर से यही लाइफ साइकिल उसका रिपीट होता है। वो किसी फूड या ड्रिंक्स को कंटामिनेट करता है, फिर हमारा फिर से हम उसके इंजेस्ट करते हैं कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंक्स को, और फिर हमें इन्फेक्शन होता है। ये फिर चलता रहता है। तो ऐसे करने से ये जो इन्फेक्शन हुआ, दैट लीड्स टू द पैथोजेनेसिटी। तो पैथोजेनेसिटी में हम क्या देख सकते हैं, तो ये सब आप उसका डिटेल डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो लाइफ साइकिल में। ये आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल जो है मेड मास्टरमाइंड, ठीक है, ज्वाइन कर लेना। फिर जो पैथोजेनेसिटी है, तो पैथोजेनेसिटी में देखा गया है कि इट्स नॉट अ टिश्यू इन्वेडर। जो ट्रोफोजोइट फॉर्म है ना, जो ट्रोफोजोइट फॉर्म है दैट कॉलोनाइज, वो तो हमें पता है, चल गया कि लाइफ साइकिल से कि वो जाके डुओडेनम में कॉलोनाइज होता है एंड गेट्स अटैच्ड टू द एपिथेलियल सेल ऑफ द डुओडेनम विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ द सकिंग डिस्क व्हिच इट इज प्रेजेंट। जो सकिंग डिस्क ट्रोफोजेट फॉर्म में होता है, उसी सकिंग डिस्क की सहायता से वो जाके डुओडेनम में कॉलोनाइज होता है और उसके एपिथेलियल सेल्स में अटैच हो जाता है, राइट। तो फिर now it closely associated with the epithelium of the upper part of the small intestine। अब ये वहां पर अटैच हो जाता है और धीरे धीरे it gets attached or closely associated in association with the epithelium of the upper part of the small intestine. It may cause mechanical interference in the absorbance or absorption of the fat soluble vitamin or hematinic factor, right? Yes, ये वो करता है ना जी।
तो फिर इट गेट्स एब्जॉर्प्शन को ये इन्फरेंस या हिंड्रेंस करता है। ये रहा उसका, फिर हिंड्रेंस ये सब डायरिया, एब्डोमिनल पेन, ब्लोटिंग, नोजिया, वोमिटिंग ये सब करता है। मैकेनिकल ब्लॉकेज है ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा का एंड द कंपटीशन फॉर द न्यूट्रिएंट एंड इन्फ्लेमेशन, और फिर ये सब कांड करके जाता है, राइट। अच्छा, अब इसका क्लिनिकल फीचर थे, पैथोजेनेसिस हुआ मतलब अब हम इन्फेक्टेड हो गए, मतलब अब कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कुछ क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम में हमारा आ जाएगा। सो दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स। द डिजीज इज कॉल्ड giardiasis. The disease is called giardiasis. So clinically manifested as, फर्स्ट हो गया उसका डायरिया, 5 to 6 स्टूल्स अ डे, एक दिन में 5 से 6 बार उसका हो जाएगा। एक्सप्लोसिव वाटर स्टूल, नेचर याद रखना, द नेचर ऑफ द स्टूल इज एक्सप्लोसिव वाटर स्टूल। indefinite abdominal pain, nausea and vomiting, indefinite abdominal pain, nausea and vomiting। फिर उसका एक और उसका सिम्टम होगा या साइन, स्टेटोरिया। स्टेटोरिया क्या होता है ना, पैसेज ऑफ येलोइश एंड ग्रीजी स्टूल, द पैसेज ऑफ येलोइश एंड ग्रीजी स्टूल विथ एक्सेस फैट। क्या बोला, पैसेज ऑफ येलोइश एंड ग्रीजी स्टूल विथ एक्सेस फैट। फिर उसका होता है मैल एब्जॉर्प्शन, बताया ना कि वो एब्जॉर्प्शन में हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है, तो उसका मैल एब्जॉर्प्शन होता है। सीवियर फ्लैटुलेंस होता है। फिर ओकेजनली हम कोलेसिस्टाइटिस और जॉन्डिस भी पा सकते हैं। फिर उसका फीवर, एनीमिया, एलर्जिक मैनिफेस्टेशन, एक्यूट एंटेरोकोलाइटिस एंड क्रॉनिक एंटेराइटिस, एंड बच्चों के केस में, चिल्ड्रन के केस में, दे में डेवलप क्रॉनिक डायरिया, मैल एब्जॉर्प्शन, वेट लॉस, एनीमिया एंड इम्पेयरमेंट ऑफ ग्रोथ एंड क्रॉनिक इंडाइजेशन। ये रहा उसका क्लिनिकल फीचर। फिर हम उसका लैब डायग्नोसिस देखेंगे। ये रहा उसका लैब डायग्नोसिस, पूरा एक पेज में है, तो मैं आपको बस जरा सा समझाता हूँ। लैब डायग्नोसिस में हम स्पेसिमेन देखेंगे, फिर उसका माइक्रोस्कोपी में हम उसका प्रिपरेशन वगैरह जैसे, और उसका एंटीजन डिटेक्शन करेंगे, फिर उसका सेरोलॉजिकल जो भी टेस्ट वगैरह है वो करेंगे। तो स्पेसिमेन को कैसे करेंगे, हाँ ये आप नोट में इसको पढ़ लेना। इसको मैंने ऐसा फॉर्मेट में, डायग्रामेटिक फॉर्मेट में बना दिया है ताकि आपको याद रखने में आसान हो। तो फिर the feces should be collected in clean wide mouth container and transported immediately within the 30 minutes to the laboratory for examination। तो जो saline preparation है ना माइक्रोस्कोपी में, shows saline preparation में it shows motile trophozoites, that is called, and that type of motility is called falling leaf motility। falling leaf motility ये सब इसमें लिखा हुआ है, ये देखो कैसे कलेक्शन हुआ। फिर आपका फॉलिंग लीफ मोटिलिटी, फिर सैलाइन प्रिपरेशन है, फिर जो आयोडीन प्रिपरेशन हो गया उसमें इट विल शो अ कील्ड स्टेट एंड सिस्ट इन द स्टेन्ड स्टेट। द ट्रोफोजॉइड इन कील्ड स्टेट, सिस्ट इन द स्टेन्ड स्टेज, ओनली सिस्ट इन एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स। फिर द डेमोन्स्ट्रेशन फिर हम करेंगे सिस्ट का इन कंसंट्रेटेड स्टूल सैंपल, जहाँ पर स्टील का नंबर होगा लेस। फिर हम ट्रोपोजोइड का भी डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे इन बाइल एस्पिरेटेड फ्रॉम द डिओडेनम और रिमूव्ड फ्रॉम द बाइल डक्ट। Bile A can also be obtained by the string test or entero test in which a gelatin capsule contain, वो string test या वो entero test वो क्या होता है ना, here a gelatin capsule containing a nylon string it is used, the free end is attached, उसका जो फ्री एंड है दैट इज अटैच टू द चिक, गालों पर अटैच किया जाता है, एंड द कैप्सूल इज स्वॉलोड, उसी नाइलम स्टिक से बंधा हुआ हो और उसको हम निगल लेंगे, स्वॉलो कर लेंगे, एंड द नाइलम स्ट्रिंग इज एक्सपोज्ड नाउ टू द डिओडेनम आफ्टर द कैप्सूल गेट्स डिसॉल्व्ड। वो कैप्सूल जब हमारे अंदर हो, जब वो डिसॉल्व हो गया, फिर वो नाइलॉन स्ट्रिंग जब एक्सपोज होगा डिओडेनम में, it is allowed to remain there for 4 to 6 hours, after that it is removed and the bile stained mucus is collected on the slide। 4 से 6 घंटे बाद फिर उसको निकाल देंगे, फिर उसमें जो बाइल स्टेन्ड म्यूकस वगैरह जो उसके साथ आया होगा उसको फिर हम कलेक्ट करेंगे स्लाइड पे, और फिर वी विल ऑब्जर्व फॉर द मोटाइल ट्रोफोजॉइड्स। अब जीआरडी स्पेसिफिक एंटीजन डिटेक्शन में क्या करेंगे ना, दैट इज कैसे करेंगे, बाय एलाइजा एंड डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेस्ट। फिर इसका सेरोलॉजिकल टेस्ट क्या है, हम एलाइजा करेंगे, इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंस भी करेंगे, मतलब इसमें क्या करेंगे, एंटीबॉडी का डेमोन्स्ट्रेशन। ये पैरासाइटोलॉजी में इसमें देखना एक जनरल जो माइक्रोस्कोपी होता है ना लैब डायग्नोसिस में किसी भी पैरासाइट का, उसका इसको याद रखना, ये कॉमन पॉइंट है,
एंटीजन डिटेक्शन के लिए हम ज़्यादातर डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट ही यूज़ करते हैं हमेशा, और सेरोलॉजिक जो एंटीबॉडी डिटेक्शन या डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट करते हैं। इसके बाद आ गया आपका ट्रीटमेंट। हाउ, इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? बस इन 2-4 ड्रग में से करेंगे, मेट्रोनिडाजोल, इनिडाजोल, और इसके बावजूद बिसाइड्स दिस एटाब्रिन एंड फ्यूराजोलिडोन, एटाब्रिन एंड फ्यूराजोलिडोन भी इफेक्टिव है। सो दिस इज ऑल अबाउट द जियार्डिया लैम्बलिया। छोटा सा है लेकिन अच्छा वाला है, इंटरेस्टिंग वाला है। इसके आगे हम कुछ और कंटिन्यू करेंगे। सो विथ दिस आई रिमेन, होप यू लाइक द वीडियो, होप यू लाइक द कंटेंट। वीडियो से पहले होप यू लाइक द कंटेंट, और अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा, नोट्स वगैरह सब अच्छा लगा आपको, तो फिर पता है आपको क्या करना है, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। वो ज़रूर बताते रहना हमेशा कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में, कि कैसा लग रहा है वीडियो, नोट्स कैसा है, इफेक्टिव है कि नहीं, और कितना आसान है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। कहीं अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट्स वगैरह है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो, मैं वहीं पे आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, ठीक है। सो मिलते हैं अगले फिर से एक इंटरेस्टिंग सेशन में। विद दिस आई रिमेन, थैंक यू, गुड बाय।